दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। दोस्तों आज हम कुछ चर्चा करने के लिए हमारे साथ में श्री राहुल अंकुश गंवाड़े जो शिक्षक तथा राजनीतिक अभ्यासक हैं, तो उनसे बात करने के लिए आज हमारे ऑफिस पे आए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था, उनसे एक अनुरोध किया था कि आपकी एक चर्चा लेना चाहते हैं कि नेपाल में जो हुआ, नेपाल में जिस प्रकार से क्रांति फैली और वहां के जो सत्ता है उसे उखाड़ फेंका, नए राष्ट्रपति चुने गए, जिस प्रकार से वहां पे दंगे प्रसाद हुए, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिनका चर्चा करना तो बहुत कठिन होगा। तो हम उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में राहुल अंकुश गंवाड़े जी हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि नेपाल पर कुछ अपनी राय बताएं, उसके विषय में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। तो आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार। तो जो नेपाल में इस समय घटना हुई है उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? जो सत्ता का ही परिवर्तन, इतना बड़ा विद्रोह ऐसा कैसे हो गया? देखिए, जनता जब परेशान हो जाती है और राजनीतिक जो नेतृत्व है, नेता है अलग अलग पार्टी के, वो उनकी परेशानी को समझ नहीं पाते या तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते, तो एक बार ऐसा एक मौका आ जाता है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जिस पर जनता पूरी तरह रोड पर उतर आती है और सोचती है कि अब सरकार को हाथ में लेना पड़ेगा। और ज्यादातर सत्ताधीश ये गलती करते हैं कि जब भी जनता रोड पर उतरती है तो उनको दबाने के लिए फायरिंग करवा देती है, बल प्रयोग करवाती है, सोशल मीडिया बंद कर देती है, यानी एक तरह से उनका आवाज दबाने की कोशिश। उनका आवाज समझने से, उनकी समस्या समझने के बजाय वो उसको दबाने की कोशिश करती है, और ऐसे दबाने के कारण कभी कभी ऐसा पॉइंट आ जाता है कि पूरी जनता इतनी बौखला जाती है कि नहीं, अब ये बिल्कुल नहीं चाहिए, ये नेता बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, बर्दाश्त से बाहर, ये नेतृत्व हमको चाहिए ही नहीं। इस लेवल पे आ जाती है, फिर वो संसद में घुसती है। चाहे बांग्लादेश देख लो आप, चाहे जो भी देशों में फिलहाल क्रांतियां हुई है उसमें ऐसा ही हुआ है कि पहले आवाज दबाई गई, फिर एक पॉइंट ऐसा है कि जनता सीधा संसद में घुस गई, पूरी सरकार अपने हाथ में ले ली। और ज्यादातर मामलों में सेना को इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी देश की जनता अपनी सेना पर बहुत विश्वास करती है, और सेना के लोग जो होते हैं वो देशभक्त होते हैं, और वो इसलिए देश को संभालने के लिए हर बार फिर वो बीच में पड़ते हैं। लेकिन राहुल भाई, जिस प्रकार से नेपाल में देखने का आया कि वो पूर्व प्रधानमंत्री है, कौन से नेता है, जनता ने किसी को बख्शा नहीं, जिसको जहां पाया वहीं मारा। अभी आपको उसके लिए समझना पड़ेगा कि नेपाल में राजाशाही थी सालों से, मतलब शतकों से, एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल। राजेशाही को खत्म किया इन्होंने लगभग 2000 प्रोसेस चालू हुई 2002 के बाद, और 2006 से 8 के दरमियान पूरी तरह राजेशाही खत्म हुई और डेमोक्रेसी यानी कि लोकशाही आई। तो ये 17 साल के अंदर लगभग 10 से ज्यादा बार प्रधानमंत्री बदल गए वहां के। जो कम्युनिस्ट नेता जैसे पुष्पदहल प्रचंड है, ओपी कोहली है, केपी ओली है, केपी ओली है, तो ये सब लोगों को साम्यवाद और समाजवाद की बातें करके सत्ता में आए, और उनके लड़के विदेश में क्या बोलते हैं, बड़ी आराम से जिंदगी जी रहे हैं, और नेपाल का युवा बेरोजगार है, तो उन्होंने देखा कि ये इनका बोलना कुछ है और करना कुछ है, भ्रष्टाचार हो रहा है, करने और कथनी में अंतर है। तो भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा है कि राजशाही एक बार अच्छी थी, अच्छा राजशाही लानी नहीं है वापस उनको, लेकिन ये गलत है, ऐसा सोच के युवा पूरे बौखला गए। और नेपाल एक छोटा देश है, बहुत अच्छी तरह से अंदर अंदर कम्युनिकेशन हो गया यूथ में, और उन्होंने सरकार को बेदखल कर दिया। तो नेपाल की जो ये दृश्य है, नेपाल का जो ये क्रांति है, ये क्रांति को लेकर कुछ लोगों की एक चर्चा चल रही है, विषय है, कहीं कहीं बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये क्रांति की आग भारत में भी पसारने वाली है। नहीं, ऐसा सोचना गलत है। देखिए, भारत एक अलग प्रकार का देश है, भारत की जनता एक अलग प्रकार की जनता, हर देश के अपना अपना हिसाब किताब होता है, और हमारे देश में तो कई बार क्रांतियां हो चुकी होती है अब तक आजादी के बाद। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं ने इतना अच्छा संविधान नहीं बनाया होता, इतना अच्छा बनाया हुआ है भारत को समझते हुए, भारत की विविधता को समझते हुए, कि भारत में ऐसे संसद में घुसने की नौबत नहीं आएगी। अगर भारत की जनता को क्रांति करनी होगी तो 77 के जैसा वो सत्ता पक्ष को कभी भी सत्ता से हटाकर अपने क्रांति कर सकती है। मतलब जो आपने भारत का संविधान है,
जिस संविधान के हिसाब से पूरा देश चलता है। संविधान की खूबसूरती है कि यहाँ पे वो क्रांति अभी थमी हुई है। थमी हुई है। देखिए, भारत का जो संविधान है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि भारत देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान दुनिया हाँ। में, यानी हर चीज का उसमें विवरण है, हर हाँ। चीज लिखी हुई है, कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे स्कॉलर कानून के और संविधान निर्माता के जो संविधान सभा थी, उसमें जो हाँ। लोग थे, वो इतने उच्च कोटि के देशभक्त थे जिसकी आप आज के दौर में कल्पना नहीं कर सकते। ना कोई नेता, ना कोई नागरिक उतने लेवल का देशभक्त हो सकता है। तो उन्होंने भारत देश को, वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे, तो उन्होंने आगे पीछे का सब कुछ सोच कर इस तरह संविधान बनाया कि आप देखिए, आज तक एक भी बार हमको संविधान बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी मैं आपको बता दूं कि फ्रांस जैसे देश ने हमारे आजादी के बाद 2 से 3 बार संविधान बदला है, और नेपाल में भी अभी जो संविधान बना है उससे लोग वहां के नाखुश है, बांग्लादेश में लोग नाखुश है, श्रीलंका में लोग नाखुश है, जबकि भारत में कोई संविधान से नाखुश नहीं है। हाँ, किसी एक नेता से, किसी एक पार्टी से, किसी एक व्यक्ति से नाखुश हो उनके सकता है, सोचों से नाखुश है। हाँ, लेकिन संविधान पूरी तरह से सही है और बहुत अच्छी तरह बना है। यही हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। तो हमारी जो बात थी कि जो नेपाल के युवा थे, तो नेपाल के युवा लोकशाही से परेशान हो गए थे, उनको बेरोजगारी से परेशान हो गए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, लोकशाही नाम की हो जाती है। हाँ। खाली 5 साल में एक बार आपने वोट दे दिया, बोले लोकशाही है, लेकिन पूरे 5 साल वो सत्ता वाले इस तरह देश को चलाते हैं कि बस जितना खाना है खाते रहो, पैसा कमाते रहो, अपने विदेश में लड़कों को भेजते रहो, और यहाँ जनता के कोई भी समस्या को वो एड्रेस नहीं करते हैं, यानी कि उनका कोई उपाय नहीं करते। तो फिर धीरे धीरे जनता नाराज होने लगती है, और भारत में भी नाराजगी अब पहले भी हो चुकी है, लेकिन भारत में इलेक्शन से ही उसका सॉल्यूशन हो जाता है, जबकि वहां पर नहीं हो पाया बार बार, इसलिए अब वो लोग रोड पर उतर आए। तो जैसे वहां पे अभी आपने बताया कि उनके लड़के विदेश में जाते हैं, तो ये कई लोगों के लिए हर जगह की बात होती है, जिनके जो बड़े उद्योगपति हैं या बड़े नेता हैं, उनके बच्चे चले जाते हैं विदेश में पढ़ाई करते हैं, और वो यहाँ पे राजनीतिक एक ऐसा एजेंडा फिट करते हैं कि उसकी आग में हर गरीब तबके वर्ग का लड़का उसमें झुलसता है। यही है ना? यही है, और ऐसा नहीं कि भारत में भी ये समस्या है कि कई एक शासक वर्ग बन गया है, जिसको हम किसी भी पार्टी का हो उसको हम एक शासक वर्ग का दे सकते हैं, कि जो एमपी एमएलए या बड़े बड़े लोग हैं, उनके सारे बच्चे या तो विदेश में हैं या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और आम आदमी उनको वोट देता है, अपना नेता मानता है, और वो आम आदमी के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचते, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन क्या होता है कि भारत का संविधान, फिर से मैंने आपको कहा कि कितना भी बड़ा लीडर हो या कितना भी बड़ा आदमी हो, आखिर उसको 5 साल के बाद जनता के बीच जाना पड़ता है। हाँ। और जनता अगर चाहे तो वो कितना भी बड़ा नेता हो उसको घर बिठा सकती है, ये जनता को पता है। इसलिए जनता क्रांति नहीं करती, यानी संसद में नहीं घुसती। उसको अगर गुस्सा है तो वो, इंदिरा गांधी भी इलेक्शन हार चुकी है, बराबर है। हाँ। आज नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, तो भी वो कभी कभी 2-2 सीट से लड़ते हैं। उनको डर लगता है कि जनता कहीं मुझे ना हरा दे, क्योंकि सबको पता है कि ये संविधान इतना सशक्त है कि पब्लिक किसी को भी इलेक्शन हरा सकती है। राहुल गांधी जी को भी हराया है, बराबर। हाँ। ये हमारे संविधान की खूबसूरती, लोगों को पता है कि हमें संसद में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई आदमी पसंद नहीं आएगा कि हम यहीं से इनको हटा देंगे। हाँ, हम इनको हटा देंगे, इनको वोट नहीं देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से नेपाल की बात हो रही थी, नेपाल में लोकशाही, राहुल जी ने बताया कि लोकशाही इतना ज्यादा बढ़ गई थी, वहां जनता त्रस्त हो गई थी, वहां के लोग बेरोजगारी से त्रस्त हो गए थे, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से त्रस्त हो गए थे। इसलिए जनता का विद्रोह हुआ, और जनता का जब विद्रोह होता है, जनता की जब क्रांति होती है, तो क्रांति ऐसी आग लेके चलती है कि जो वहां पे बैठा रहता है उसे जलाते हुए, उसे हटाते हुए वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेती है। तो यही हुआ नेपाल में। आज नेपाल की जो दशा है वो कुछ अलग ही दिशा में जाने के लिए तैयारी है, और नेपाल में अगर ऐसा नहीं होता तो क्रांति नहीं होता। सभी देशों का नेता जो होते हैं बड़े बड़े, वो अपने बच्चों की सुविधा के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेशों में तो भेज देते हैं, लेकिन गरीबों के विषय में नहीं सोचते हैं। जब गरीब के विषय में नहीं सोचते हैं, युवा के विषय में नहीं सोचते हैं, तब क्रांति आना तय है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि नेपाल में जो क्रांति हुई है, हाँ। वैसी भारत में होगी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान बहुत मजबूत है और नेपाल की अपनी समस्याएं थी। नेपाल में ये जो अभी क्रांति हुई है तुरंत एक दिन में नहीं हुई है। पिछले मार्च महीने से वहाँ के लोग राजाशाही को वापस लाने के लिए एक धड़ा
हाँ आंदोलन कर रहा था कंटिन्यू। पिछले हाँ मार्च महीने से लगातार प्रदर्शन चल रहे थे। यूथ करप्शन के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। भारत की मीडिया ने कब देखा, जब वो संसद में घुस गए, आग लगाने लग गए। उससे एक दिन पहले अच्छा भारत की मीडिया दिखाने लगी और दिखा रही थी सोशल मीडिया पे बंदी लगाई, इसलिए आंदोलन किया। जनता ने वहां बोला है लाइव टीवी में कि आप गलत दिखा रहे हो भाई, हम तो कई दिनों से लड़ रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे बंदी लगाने से हमारा गुस्सा भड़का है बस। लेकिन वहां पे एक चीज और सुनने में आ रहा था कि वहां पे जो जातिवाद था, हाँ, जातिवाद हावी होने के नाते ऐसा हो गया। देखो जातिवाद राजशाही में तो हावी नहीं था, लेकिन लोकशाही में जातिवाद हावी हो जाता है। हाँ राजशाही को तो किसी भी जाति से कोई लेना देना होता है, हाँ उसे इलेक्शन तो लड़ना है नहीं, इसलिए वो किसी को क्या बोलते संतुष्टिकरण में नहीं जाता। हाँ वो तो जो राज चलाता है। लेकिन लोकशाही में अक्सर होता है, वो हमारे यहाँ भी होता है कि जाति के आधार पर वोट पाने होते हैं, इसलिए कोई एक पक्ष या कोई एक नेता किसी एक विशेष वर्ग का संतुष्टिकरण करता है अलग अलग तरीके से, हाँ। और उसको अपनी वोट बैंक बनाता है। ये डेमोक्रेसी का एक कहते हैं साइड इफेक्ट है। अच्छा ऐसा मान के आप चलो, और जहां भी डेमोक्रेसी है वहां लामबंदी होना तय है। तय है। अब मैं भारत की बात करता हूँ कि भारत क्यों ऐसा करने की जरूरत नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार इलेक्शन लड़ने गए थे हाँ वाराणसी से, आपने देखा होगा कि वो फॉर्म भरने के लिए रोड यात्रा मतलब यात्रा निकाल के गए, और उनको इलेक्शन कमिश्नर ने जो टाइम दिया था उस टाइम से वो लेट हो गए। हाँ लेट हो गए तो कलेक्टर ने उनको गेट पर ही, मतलब उनको दरवाजे पर ही उस ऑफिस के खड़े रहना पड़ा। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी वहां खड़े रहे लगभग आधा घंटा, क्योंकि कलेक्टर ने कहा आप जिनको टाइम अलॉट किया है, हाँ चाहे वो चाय बेचने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे कोई अपक्ष उम्मीदवार हो, पहले वो फॉर्म भरेगा, फिर हाँ उसका फॉर्म भरा जाएगा, सबका फॉर्म भराएगा, फिर आपको हम लोग अंदर बुलाएंगे। उनको भावी प्रधानमंत्री, जो कि उस समय तय था कि वो जीतने वाले हैं, इतना अच्छा माहौल था, वो वहीं आधा घंटा लगभग खड़े रहे। सबका काम खत्म हो गया, फिर कलेक्टर ने उनको अंदर बुलाया, उनका फॉर्म भरा गया। यानी ये संविधान हमें सबको समानता का एक मजबूत अधिकार देता है। मतलब आपका कहने का मतलब है जो हमारा संविधान है, वो संविधान की हमारी रीढ़ खूबसूरती की जो है। हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। इसलिए हमारे यहाँ बांग्लादेश या नेपाल कभी नहीं होगा। हो सकता है इलेक्शन में किसी पार्टी का क्या बोलते हैं उसको, पूरा सफाया वाइट हो जाए। सफाया हो जाए। गुस्सा आएगा तो 77 में कांग्रेस का सफाया कर दिया था, और कई बार कांग्रेस जैसी पार्टी या कई बार बीजेपी का भी सफाया कई राज्यों में हो चुका है। तो हाँ ये लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत है। नेपाल बांग्लादेश नहीं होगा कभी। तो आपका कहने का तात्पर्य एक ही है कि हमारे यहाँ का जो संविधान है, संविधान बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो संविधान की जो खूबसूरती है तो उसे लोग समझते हैं, और उसी संविधान के तहत उनको जो अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत जिस नेता से वो नाखुश होते हैं उसे वहां से हरा के भेज देते हैं। जैसे आप इमरजेंसी का उदाहरण देख लीजिए कि हाँ इंदिरा गांधी जी हार गई तो उन्होंने गुस्से में आके इमरजेंसी लगाई। संविधान के किसी कलम के तहत ही उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान से बाहर वो नहीं जा पाई। हाँ भले लोग कहते हो कि संविधान की हत्या होगी, नहीं, संविधान की एक कलम लेकर, हाँ भले उसका मिसयूज किया होगा या तो जरूरत नहीं थी तो भी लगा दिया, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन संविधान के अंदर ही लगाया। और आखिर संवैधानिक चीजों के सामने उसे हार कर 77 में इलेक्शन में जाना पड़ा। इलेक्शन में वो हारी, उन्हें घर बैठना पड़ा। दूसरों पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। फिर 2 साल बाद उन्होंने ठीक से काम नहीं किया तो जनता ने उनको हरा के फिर से इंदिरा जी को मौका दिया। तो हाँ। ये हमारे जनतंत्र की खूबी है और मजबूती है। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे विषयों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, अन्य विषयों पर हम आपको अपनी चर्चा दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।